गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आप लोगों का होना है टेस्ट, तो आप सभी टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और जो कुछ भी मैंने आप लोगों को 2 डेज़ पढ़ाया है उसी का ही मैं यहाँ पे टेस्ट लूँगी। सबसे पहली बात कि जो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसके ऊपर पूरा टेस्ट है। और साथ में जो जॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, साथ में 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊँगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है, ताकि हम लोग फिर आगे यहाँ पर बढ़ें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। और सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, ज़्यादातर यह प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर पूछा जाता है। बेसिक प्रश्न से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न आप लोगों के पूछे गए थे, उसके ऊपर भी यह सारे के सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आ सकते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मानव कंकाल या शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगर हम कहें कि हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन द ह्यूमन स्केलेटन और बॉडी, चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा? और सबका बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमारा बनता है यहाँ पे 206। ठीक है, नॉर्मल है 206। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली तौर पर यहाँ पर पूछा जाता कि यह बताओ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनमें किस तरह के कितने बोन्स पाए जाते हैं, तब आंसर आपको करना है कि 300 प्लस। उनमें कितने पाए जाते हैं? 300 प्लस। लेकिन अगर आप अपने बारे में बात करें, वयस्क के बारे में बात करें, तो हमारे अंदर कितने पाए जाएंगे? 206 यहाँ पर पाए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो पूछने का तरीका बिल्कुल यहाँ पे अलग है। और जल्दी से आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इन ह्यूमन बॉडी टोटल बोन्स आर, मानव शरीर की अगर हम बात करें तो कुल कितनी हड्डियां यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। 187 होंगी, 287 होंगी, 206 होंगी और 306 यहाँ पर बनेंगी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे इसका। कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा, बताओ जल्दी से। अगेन इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या होगा? 206 हड्डियाँ। अगेन जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है? 206 हड्डियाँ। बिल्कुल इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आप लोगों का यहाँ पर है। अब आप कहोगे कि मैम ये सारे के सारे क्वेश्चन तो एक जैसे ही लग रहे हैं, है ना, इनमें नया क्या है? तो बच्चों इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, पर क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका होता है वो अलग यहाँ पर हो जाता है। हर बार क्वेश्चन सेम पूछेगा, लेकिन पूछने का जो तरीका होगा, जो लैंग्वेज होगा, वह अलग अलग यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द एडल्ट ह्यूमन, यानी वयस्क मानव में कितनी हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलो जल्दी से इसका आंसर करो। और इसका जो आंसर बनेगा वो अगेन क्या होगा? 206। तो मैं आप लोगों को बताने की यह कोशिश कर रही हूँ कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्या पूछा? मानव कंकाल या शरीर में कितनी हड्डियां हैं। फिर पूछा मानव शरीर में कुल हड्डियां हैं। फिर यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वयस्क मानव में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। मतलब क्वेश्चन सेम है, पर पूछने का तरीका अलग अलग यहाँ पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा, बताओ फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करो। पहला है ह्यूमन यानी मनुष्य, या फिर वो ह्यूमर लिखना चाह रहा होगा मे बी। फिर है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, फिर है फीमर और फिर है हिप बोन्स यानी कुल्हे की हड्डी। और जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनना चाहिए? आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या बनेगा? फीमर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप सभी बच्चे मुझे जल्दी से बताओ कि फीमर की अगर हम बात करेंगे तो फीमर कहाँ पर पाया जाता है? अगर हम सभी फीमर के बारे में बात करते हैं तो फीमर कहाँ पर पाया जाता है? चलो फटाफट से इसका आंसर करो। और आप सभी को पता है कि फीमर की अगर हम बात करें तो थाई बोन यानी कि जांघ की हड्डी, थाई बोन के नाम से इसको यहाँ पे जाना जाता है, क्योंकि यह कहाँ पर पाया जा रहा है? थाइस में पाया जा रहा है।
हमारी जांघों में यह पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या बना यहाँ पर बच्चा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही बना। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह कौन सी होती है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। क्या बात है, बहुत अच्छे। और आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे लंबी है और सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। और स्टेपिस की अगर हम बात करें तो स्टेपिस कहाँ पर पाई जाती है, हमारे कान की हड्डी यह कहलाई जाती है और मिडिल ईयर में पाई जाती है, मध्य कान में यह पाई जाती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अलग से प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए, इन ह्यूमन स्केलेटल एग्जामिनेशन इज जनरली डन फॉर। अगर हम मानव कंकाल परीक्षण के बारे में बात करते हैं तो यह किसके लिए किया जाता है। तो इस परीक्षण की अगर हम बात करें, इस एग्जामिनेशन या टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो हमारी हड्डी होती है, ठीक है, उसकी स्थिति को हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई वो किस सिचुएशन में यहाँ पर है। और इससे क्या पता किया जाता है, ब्रेन पावर नहीं, इंटरनल एज, हाँ इंटरनल एज के बारे में, इसके बारे में, आंतरिक आयु के बारे में इससे जाना जाता है। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डेंटल प्रॉब्लम हम यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल एज है, इंटरनल हाइट भी नहीं है। ठीक है, इंटरनल हाइट भी नहीं है। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वह क्या है, इंटरनल एज, आंतरिक आयु यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, और ये कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो कि हमारे शरीर में कितनी मांसपेशी पाई जाती है। 565, 656, 665 या फिर 556। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। बच्चों कोई भी यहाँ पर गलत आंसर नहीं देगा। कल मैंने आप लोगों को लास्ट में पीडीएफ भी मतलब दी थी और उसमें लास्ट में ये सारा का सारा लिखा हुआ था, सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ था। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनना चाहिए, बताइए फटाफट से। 656, वेरी गुड। और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 656, यानी कि जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही बनेगा। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों की कठोर तांब चीनी परत क्या यहाँ पर होती है। बहुत सारी पुस्तकों को अगर देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ होगा ताम्र चीनी। अब ताम्र चीनी का क्या मतलब होता है, तो बच्चों ताम्र चीनी जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले यहाँ पे समझो। इनेमल के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो ताम्र चीनी क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा अपने दांतों के बारे में, आपके दांत कैसे हैं। दांत है, ठीक है। अब दांत की अगर हम बात करते हैं तो दांत के 3 भाग आपको दिखाई देते हैं। कितने, 3 भाग आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पहला अगर दांत आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जो आपको भाग दांत का दिखाई देता है, जो दांत का भाग आपको दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, क्राउन। और हिंदी में इसे हम किरीट या फिर मुकुट कह सकते हैं, या फिर क्राउन भी इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि जो जबड़ों के पास फंसा हुआ हिस्सा होता है, जो जबड़ों के पास वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम नेक रीजन यानी कि ग्रीवा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से, ग्रीवा के नाम से हम उसे यहाँ पर जानते हैं। और जो कुछ भी हमारी दांत होंगी, तो जो भी हमारा जबड़ा होगा वहां पर नीचे की तरफ उसकी जड़ें भी होंगी, नीचे की तरफ उसकी जड़ें भी होंगी, है ना। और उनको क्या कहा जाएगा, रूट्स यहाँ पर कहा जाता है, यानी जड़ें यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो भी आपका दांत है, दांत के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, दांत की अगर हम बात करें तो जो दांत हमको विजिबल है, दांत का जो भाग हमको दिखाई देता है, आप सभी ई करके देखो, ये जो दांत का भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्राउन है, किरीट है, ठीक है, इसको क्राउन कहते हैं। जो भाग जबड़े में लगा हुआ है यानी कि ग्रीवा वाला भाग, नेक वाला हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और सबसे नीचे जबड़े के अंदर की तरफ उसकी जड़ें यहाँ पर, रूट्स यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है ये कि जब हम क्राउन के बारे में, किरीट के बारे में बात करते हैं तो किरीट के चारों तरफ एक और लेयर पाई जाती है, किरीट के चारों तरफ एक और लेयर पाई जाती है, और उस लेयर को क्या कहा जाता है, तो आंसर यहाँ पर करना कि उसको कहा जाता है यहाँ पर इनेमल। क्या कहा जाएगा, इनेमल कहा जाता है, और हिंदी में इसे ताम्र चीनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम इनेमल के बारे में बात करते हैं तो इनेमल क्या है, तो आपको बताना है कि आपके शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, यानी आप अगर अपनी बॉडी को देखो तो आपकी बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, आपकी बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट यानी आपके शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो होता है उसे ही हम सभी इनेमल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछता है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आपका जो दांत है वह शाइन कर रहा है, जो दांतों में चमक है वह भी किसकी वजह से है, इनेमल यानी ताम्र चीनी की वजह से ही है। इसके अलावा अगर हम अपने दांतों को देखें तो हमारे दांत जनरली थोड़े से वाइट यानी कि सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, या फिर हल्के पीले भी हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि हम सभी जो भी करी या सब्जी खाते हैं उसमें हल्दी होता है, टर्मरिक होता है, और टर्मरिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह पीला रंग देता ही देता है। तो हो सकता है कि दांत कैसे दिख रहे हो, हल्के से पीले दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा पीले नहीं। बहुत ज़्यादा पीले का मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि आप ब्रश नहीं करते, सबसे पहली चीज़, आप माउथ हाइजीन नहीं रखते हो, उसमें पत्थर जैसा कुछ जम रहा है, या फिर आप सभी हार्ड वाटर का यूज़ कर रहे हो, पेट खराब है, इस तरह की बहुत समस्या यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपके दांत सफ़ेद रंग के होते हैं, पर बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं होते, हल्का पीलापन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तो दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने समझा कि ताम्र चीनी यानी इनेमल किसे यहाँ पर कहा जाता है। अब हम यह समझेंगे कि ताम्र चीनी यानी कि जो इनेमल लेयर होती है वह किसकी बनी हुई होती है, यह आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछता है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। काफ़ी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है बी ऑप्शन। क्या बनेगा, बी ऑप्शन। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड के बारे में बात करते हैं तो इसी सब्सटेंस से ही हमारा इनेमल यहाँ पर बनता है। चलो, जिन बच्चों को नहीं पता था फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। चलो, जब तक मैं आप लोगों के कमेंट देख लेती हूँ, ठीक है। नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही बनेगा, ठीक है। चलिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है हाथी के दांत के बारे में। आप सभी ने हाथी के दांत तो देखे ही होंगे, सामने से अगर नहीं देखे हैं तो टीवी में देखा होगा, पुस्तकों के चित्रों में देखा होगा कि जो दांत हाथी होता है उसके दांत कैसे होते हैं, बाहर की तरफ इस तरीके से साइड से निकले हुए होते हैं। और शायद अगर हम इंडिया के बारे में या अफ्रीका के बारे में बात करें तो वहाँ पर अभी तो नहीं, आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है कि हाथियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? क्योंकि उनका जो टस्क होता है, हाथी दांत जो होता है, वो बहुत ही महंगा बिकता है, ठीक है, क्योंकि उससे संदूक बनाए जाते हैं, आभूषण यानी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल जो आइटम्स होते हैं यानी सजावटी सामान होते हैं वो सब बनाया जाता है। तो इस वजह से हाथी के दांत की तस्करी होने लगी। तस्करी मतलब
लोग काला बाजारी, मतलब काला बाजारी तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार से छुप करके ऐसे पशुओं को मारते थे जानबूझ करके और उनके दांतों की तस्करी करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा सके। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि अब बहुत सारे अधिनियम वगैरह बने, बहुत सारे ऐसे एक्ट लॉज वगैरह बने जिससे जो भी हमारे जंगली जानवर हैं उनकी रक्षा हो सके। तो अब हाथियों का जो नंबर है वो थोड़ा ठीक ठीक है, नहीं तो पहले बहुत तेजी से कम यह हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह ये पूछा जा रहा है कि अगर हम हाथी के दांत के बारे में बात करें तो हाथी जो दांत बनता है वह कौन सा दांत होता है, वह कौन सा दांत होता है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न आया था तो ये सीधे सीधे इसका मैं पहले आंसर बता दूं फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका जो प्रश्न आया था उसमें जब हमने आंसर की देखा तो वहां पर लिखा हुआ था कि सेकेंडरी टीथ। क्या लिखा हुआ था? सेकेंडरी टीथ, और हिंदी में लिखा था माध्यमिक दांत। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं अगर अपनी बात करूं, जितनी कि मैंने रिसर्च किया कि भाई माध्यमिक दांत की जगह यहाँ पर हिंदी में अगर आप देखो तो गलत लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था स्थायी दांत। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? स्थायी दांत होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हाथियों की अगर हम बात करें तो उसमें माध्यमिक दांत जैसा कुछ नहीं होता, सेकेंडरी टीथ हो सकता है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में हम सभी स्थायी दांत कहते हैं। कि अगर छोटा एलिफेंट है तो उसमें दिखाई नहीं देगा, एक वयस्क, एक मैच्योर हाथी में ही यह दिखाई देगा। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर बात आती है कि जैसे हमने 4 तरह के दांत यहाँ पर पढ़े, कौन कौन से थे कमेंट में बताइए। अगर हम हाथियों के बारे में बात करें तो वो भी मैमल है, वो भी स्तनधारी प्राणी है। हम सभी अगर अपनी बात करें तो हम भी स्तनधारी प्राणी हैं, हम सभी भी मैमल्स हैं। तो हम में 4 तरह के दांत हैं, तो दांतियों जो हाथी होंगे उनमें भी 4 तरह के दांत होंगे। तो कौन सा वाला दांत सच में हाथी का दांत बनाता होगा? तब आपको आंसर करना है कि इंसिसर्स। इंसिसर्स यानी अगर हम कृंतक के बारे में बात करें तो जो कृंतक होता है ना उनका, और जो साइड वाला कृंतक होता है, जैसे 4 ऊपर 4 नीचे हमारे होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में अगर आप देख रहे हो तो वही आगे जाकर के हाथी का दांत यहां पर बन रहा होगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? चलो नोट कर लो इसको यहां पर। नहीं बेटा, चवर्णक नहीं आएगा, चवर्णक नहीं आएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ जो आजकल चर्चा में है। आप लोगों ने जंगली सुअर के बारे में सुना होगा। ठीक है, वाइल्ड पिग्स जो होते हैं, जंगली सुअर होते हैं। बेटा जंगली सुअर की अगर हम बात करें तो जो जंगली सुअर होते हैं उनमें भी आपने, जिसको हिंदी में वाराह कहते हैं या जंगली सुअर कहते हैं, वाइल्ड पिग कहते हैं, उनमें भी आप देखे होंगे कि दांत सामने की तरफ कई बार निकला हुआ होता है। लेकिन जब आप पिग के बारे में, सुअर के बारे में बात करते हैं तो वहां पे कैनायंस निकले हुए होते हैं। तो ध्यान रखना, हाथी के दांत इंसिसर के होंगे, जबकि अगर आप पिग के बारे में या जंगली सुअर के बारे में बात कर रहे हैं या वाइल्ड पिग के बारे में बात कर रहे हैं, जंगली सुअर, तो वहां पर कैनायंस होंगे। कैनायंस यानी कि वो हो गया कृंतक, ये हो गया रदनक। ठीक है, तो रदनक जो होता है वह इस तरीके से यहाँ पर सुअर से में इस तरीके का दांत निकल करके यहाँ पर आता है। आई बात समझ यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेकिन अभी तक सुअर का नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है, हमें एक कदम आगे यहाँ पर चलना ही पड़ेगा। चलो मैं एक बार कमेंट देख लूँ। मैम सुने हैं पर देखे नहीं हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हाँ मैम मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा फ्रेंड। अच्छा चलो ठीक है, पर सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है, कांतारा बहुत अच्छी मूवी है, मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी जरूर देखना। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी अगर हम हाथी के दांत के बारे में बात करेंगे तो हाथी के दांत कृंतक यानी इंसिसर्स जो होते हैं वही आगे निकल करके बनते हैं। और अगर हम सुअर के बारे में बात करते हैं, वाइल्ड पिग जंगली सुअर के बारे में, तब आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है कि वह क्या है? कैनायन, रदनक से यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बेटा। ओके, चलो मैम मैंने टीवी में देखा है। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, आप रीड करती हैं वही पूछे।
प्रियांशु देखो बेटा, ऐसा है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना वो आप पढ़ो, ठीक है, ऐसे तो फिर आप भी लोगों के लिए दिक्कत होगी, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि मैम आप जो रीड कराती हैं वही पूछे। बेटा एक बात बताओ कि ये मैं अभी आपको पढ़ा ही रही हूँ ना, ये जो अगर मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूँ, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को अगर मैं छोड़ दूँ और एग्जाम में आ गया, तब क्या करोगे, क्या करोगे, फिर दिक्कत होगी ना। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वैसा पढ़ो, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगे, पर वो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई बात समझ? तो वो यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि चींटी ने यहाँ पे आपको काटा, तो कौन सा एसिड आपके अंदर पहुंचा, तो बेटा इसके लिए कोई थ्योरी क्लास नहीं है, इसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में या फिर वन लाइनर ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ? तो पढ़ो वो जैसा पढ़ाया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नर्वस सिस्टम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये प्रश्न एक आपका यहाँ पे आया है तो इसको भी कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे मानव मस्तिष्क का औसत वजन क्या यहाँ पर होता है, मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वह कितना यहाँ पर होता है, तो लिखिएगा कि 1300 से लेकर के 1400 ग्राम के आसपास होता है। अगर एवरेज आप देखें तो 1350 ग्राम के आसपास होता है, और जिसको हम क्या कह सकते हैं 1.36 kg भी यहाँ पर कह सकते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आंसर करना बी ऑप्शन, ठीक है। अभी नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन वगैरह यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब ये कुछ नए तरीके का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आता है कि विच आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मेनी मसल्स। अगर आप पेशियों के बारे में बात करें तो पेशियों को संकुचित करने वाले प्रोटीन को क्या यहाँ पर कहा जाता है। अब ये जो प्रश्न है इसका स्केलेटल सिस्टम मैं आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन ऐसा एक प्रश्न मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो वो इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पेशी को संकुचित करना, अब जो भी हमारी मसल्स होती हैं, जो भी हमारी पेशियां होती हैं, वह कैसे काम करती हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को हृदय के बारे में बताया था कि हृदय कैसे काम करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचित होता है और दूसरी बार रिलैक्स हो जाता है यानी आराम की स्थिति में आ जाता है, और इसी तरीके से लब डब या सिस्टोल डायस्टोल इस तरह का प्रेशर बनता है, और हृदय इसी प्रक्रिया से ब्लड को क्या करेगा, फ्लो कराने का काम करेगा, पंप कराने का काम यहाँ पर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम अपनी मसल्स के बारे में बात करते हैं, अपनी पेशियों के बारे में बात करते हैं, तो हमारी पेशियां भी ऐसे ही काम करती हैं। पहले वो संकुचित होंगी यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और फिर वह रिलैक्स हो जाएंगी, फिर वह आरामदायक स्थिति में आ जाएंगी, और बिल्कुल ऐसे ही वह काम करेंगी। और उनको यह काम करने के लिए, यह फंक्शन करने के लिए एक जो प्रोटीन होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करते हैं, और उन प्रोटीन का क्या नाम है यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलो जिन बच्चों को नहीं पता बेटा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग पढ़ ही रहे हो, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि मैम ये नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आता है तभी तो आप लोग पढ़ रहे हो ना। अगर आता तो आप लोग अफसर बन के कहीं बैठे होते, या फिर पीएचडी कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते, डॉक्टर बन गए होते। नहीं आता इसीलिए आप पढ़ रहे हो, तो वो नॉर्मल है, तो रिलैक्स रहो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक प्रोटीन के पेयर के बारे में। प्रोटीन की एक जोड़ी होती है जिसका नाम होता है एक्टिन और मायोसिन, और यह प्रोटीन क्या करेगा, जो भी पेशी होती है, जो भी हमारी मसल्स होती है, उसके संकुचन होने में और रिलैक्स होने में मदद यहाँ पर करता है, और इसीलिए जो आंसर है वह ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। और मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में यह प्रश्न एज इट इज रिपीट होते हुए देखा है, यहाँ तक कि ऑप्शन भी चेंज नहीं करते। बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न एक के बाद एक रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखना, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब ये है बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और ये प्रश्न जो है वो अभी तक आप देखो तो पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है।
SSC CGL में पूछा है, MTS में नहीं पूछा है, लेकिन मैं बता देती हूँ आने वाले टाइम पे जो बच्चे MTS की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है आगे। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पेशीय जंतु में बाह्य कंकाल होता है? क्या होता है? बाह्य कंकाल नहीं होता है। सॉरी, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि बाह्य कंकाल होता क्या है। ठीक है, अब हम सभी ने स्केलेटल सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ा। किसके बारे में? स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में हम सभी ने यहाँ पर पढ़ा। अब हमें क्या लगता है कि जो कंकाल तंत्र है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही होगा। ठीक है, जो हड्डियां हैं, उपास्थि हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ही होंगी, हमारे शरीर के बाहर नहीं होंगी। हमें ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। कंकाल तंत्र के कुछ भाग हमें शरीर के बाहर भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मनुष्यों के बारे में। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कमेंट, परेशान मत हो आप सभी। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा दूँ, समझा दूँ। ठीक, तो बाह्य कंकाल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बाह्य कंकाल क्या हो सकता है? अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि शंख के बारे में। ठीक है, शंख, जिसको हम पाइला के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। अगर छोटी आकृति का कोई शंख है तो उसको हम जनरली पाइला बोल देते हैं। ठीक है, अब शंख की अगर आप बात करो तो आप लोगों ने मंदिरों में देखा ही होगा या टीवी में देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा शंख। शंख की अगर आप बात करते हो तो जो शंख होता है वह क्या है? वो एक तरह का एक्सोस्केलेटन है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि एक्सो का क्या मतलब है। एक्सो का मतलब है बाहर। तो ऐसा कंकाल जो शरीर के बाहर भी दिखाई दे रहा है उसे हम सभी क्या कहेंगे? बाह्य कंकाल। तो शंख की अगर हम बात करते हैं या फिर घोंघा यानी पाइला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या देखोगे कि जैसे यहाँ पर घोंघा है और घोंघा जो होगा वो इस तरीके से उसमें आपको एक स्नेल यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो स्नेल है, घोंघा है, उसमें आपको एक कवच, एक शेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यह कैल्शियम से बना हुआ शेल यहाँ पर आपको दिखाई देता है। कैल्शियम से बना हुआ आपको यहाँ पर एक कवच सा दिखाई देता है। तो यहाँ पर बाह्य कंकाल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने मछलियों के बारे में भी देखा होगा। मछलियों की अगर हम बात करें तो मछलियों के शरीर के बाहर की तरफ क्या दिखाई देता है? यहाँ पे छोटे छोटे से स्केल्स दिखाई देते हैं। स्केल्स मतलब अगर आप मछली को बड़े ध्यान से देखो तो मछली में कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से स्केल्स दिखाई देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मछलियां ऐसे भी होती हैं जिनमें बाहर की तरफ कांटे निकले हुए से दिखाई देते हैं। तो वह क्या है? वो भी तो आपका क्या हो गया? एक प्रकार का बाह्य कंकाल होता है। पक्षियों की अगर आप यहाँ पर बात करें तो पक्षियों के पंजों को बड़े ध्यान से देखना, बड़े खुरदुरे से, रफ से होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी बाह्य कंकाल बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है। स्तनधारियों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आप क्या देखेंगे? बाह्य कंकाल थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई देता है। और बहुत सारे ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जिनमें कांटे बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देंगे। मनुष्यों की अगर हम बात करें तो कंकाल तंत्र के अंतर्गत ही हम अपने दांतों को भी रखते हैं, हम अपने नाखूनों को भी रखते हैं। और इसी वजह से यह कहा जाता है कि स्तनधारी प्राणी जो होते हैं उनमें भी बाह्य कंकाल कहीं ना कहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? उभयचर। अगर आप सभी उभयचर को देख रहे हो तो उभयचर में आपको बाह्य कंकाल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्रश्न सिर्फ एक बार आया था और मैं बता दूं कि एसएससी में ये प्रश्न नहीं पूछा है। ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ एक बार पीसीएस में ही पूछा है। ठीक है, तो फिर भी मैंने यह प्रश्न आपको बता दिया क्योंकि मुझे लगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। इनमें से किस में सबसे ज्यादा कशेरुकी पाए जाते हैं? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो कॉन्ड्रेक्टाइट्स लिखा हुआ है या जब कॉन्ड्रेकाइट्स लिखा हुआ है, ये एक प्रकार की मछली है। ठीक है, एक प्रकार की यह मछली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में सबसे ज्यादा कशेरुकी पाए जाते हैं? नंबर फर्स्ट मगरमच्छ, दूसरे नंबर पर सांप, फिर है रे फिश, ठीक है, रे फिश, और फिर है उड़नशील स्तनधारी प्राणी। चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर।
कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनना चाहिए। देखते कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करते हैं। और जब मैं बैकबोन के बारे में पढ़ा रही थी, जब मैं मेरुदंड के बारे में पढ़ा रही थी, तो भी मैंने आप लोगों को यह यहाँ पर समझाया था। बताइए, जल्दी से इसका आंसर करिए। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, इनको हम सभी मृत मान के चलते हैं, डेड मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कंकाल तंत्र के अंदर रखा गया है, पर हम इसे हड्डियां नहीं कहते, ठीक है, कि ये हड्डियां हैं, नहीं ये हड्डियां नहीं है, ठीक। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा। और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या बन गया, सांप यानी स्नेक, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बन गया। तो फटाफट से इसको नोट करिएगा, सांप। तो सांप के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह एक कशेरुकी प्राणी है, यह एक प्रकार का वर्टिब्रेट के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और मान लो कि अगर कोई सांप लगभग 5 फुट भी लंबा है, फिर भी वह इतनी छोटी सी जगह में कुंडली मार के आसानी से बैठ सकता है ना। फिर ऐसा थोड़ी है कि सांप टुकड़ों में टूट गया, नहीं, क्योंकि उसके पास कशेरुकी बहुत ज़्यादा है, तो वह आसानी से यहाँ पे कुंडली मार के बैठ सकता है, ठीक है, हेलिक्स बना करके वह बैठ सकता है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, और अगर इसको किसी ने गलत किया तो उन सभी बच्चों को मैं आज उठक बैठक करवाऊंगी। चलिए अब बताओ, जल्दी से इसका आंसर करो। स्नेक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, कुंडली मार के, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है कि मैम कितने रिब्स होते हैं। बेटा रिब्स, रीढ़ की हड्डी तो एक ही होती है, कशेरुकी की संख्या अलग अलग यहाँ पर हो सकती है। कछुआ में भी होता है क्या मैम बाहरी कंकाल? हाँ, कछुआ में बाहरी कंकाल होता है, आपने उसका कवच देखा है ना, कछुआ जो होता है उसका कवच होता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और जल्दी से इसका आंसर आप सभी यहाँ पर करके बताएंगे। ये 4th मोलर वाले ना ऐसे हाथ ऊपर खड़े करके इस तरीके से खड़े हो जाओ, चलो जहाँ पे भी हो। बेटा कितनी बार बताया था मैंने, जब आपको समझाया था तो भी तो बताया था, 3rd मोलर, तो लिखो यहाँ पे सी ऑप्शन, 3rd मोलर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कितनी बार बताया था ये। चलिए, तो अक्ल की जो दाढ़ होती है वो है लास्ट मोलर, पर आप सभी को तो पता ही है ना कि 3 जोड़ों में ही मोलर होता है चवर्णक की अगर हम बात करें, और इसीलिए आंसर क्या बना, 3rd यानी कि तीसरा तृतीयक चवर्णक यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसका बुद्धि से कोई भी संबंध नहीं होता। 18 साल के बाद यह निकलता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि निकलता ही नहीं है। कुछ लोगों में 1 निकल जाता है या 2 निकल जाता है, सभी नहीं निकलता, ऐसा भी देखा गया है। और मैंने यह भी बताया था कि जब ये निकलता है तो भारी दर्द होता है, कई बार गाल पूरा सूज जाता है, जबड़ा पूरा सूज जाता है, इतना दर्द होता है, ठीक है। चलिए आई बात समझ। चलो तो बुद्धि नहीं होती है उसमें क्या, अरे बेटा वही तो मैंने बताया आपको। चलो कछुआ उभयचर नहीं है क्या? कछुआ उभयचर है बच्चा, लेकिन सभी तरह अगर हम फ्रॉग वगैरह को देखें तो उनमें आपको शेल नहीं दिखाई देगा, ठीक है, कछुए में ही दिखाई देगा बस। चलो उनमें ब्लड कहाँ बनता है, जिनमें बोन्स नहीं होती उनमें ब्लड कहाँ बनता है, सबका अपना अलग अलग सिस्टम है। रुक जाओ बढ़ाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ऑस्टियोसाइट्स के बारे में। ऑस्टियोसाइट्स फाउंड इन, ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पर पाया जाता है, क्या होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अब मैंने आप सभी को एक शब्द यहाँ पर बताया था जिसको हम सभी कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और इस वर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर मतलब है ऑस्टियो और लॉजी। ऑस्टियो मतलब होता है यहाँ पे बोन्स यानी कि अस्थि यानी कि हड्डी, ठीक है। और लॉजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्टडी यानी अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना। तो जब कभी भी हम हड्डियों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम ऑस्टियोलॉजी यहाँ पर कह रहे हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स का क्या मतलब हो गया, ऑस्टियो मतलब तो हड्डियाँ, और साइट्स का क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, सेल्स यानी कि कोशिकाएं, यानी कि क्या हो गई यहाँ पर, कोशिकाएं। तो अगर यहाँ पे नॉर्मली पूछा जाए कि ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं, तो आपको आंसर करना कि बोन से यह संबंधित है।
तो आपको यह जान के बड़ी हैरानी होगी कि ओस्टियोसाइट्स ही हड्डी यहाँ पर बनाती हैं, और जो हड्डियाँ होती हैं वह भी कोशिकाएं हैं, वो भी जीवित हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि जब हम हड्डियों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हड्डी है, ये तो निर्जीव होंगी। ऐसा नहीं है, हड्डियाँ सेल्स से बनी हुई हैं, क्योंकि हड्डी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, तो वो भी जीवित है। आई बात समझ? ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपकी जो हड्डियाँ होती हैं उसमें ओस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं, यानी कि हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं वह होती हैं। आई बात समझ? ठीक है, समझ आ गया सभी को? मैम कब से आपकी क्लास करीला, तब से दीपानी करीला, लेकिन अतुल बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज़ थोड़ा सा हिंदी में लिखना, ठीक है? हिंदी में लिखा करो ताकि मुझे चीज़ें समझ आए। हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषा मुझे आती है, तो उसी में ही लिखा करो, ठीक है? सॉरी, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं आती वो दूसरी लैंग्वेजेस, तो मैं आपकी भाषा मतलब बोली आपकी नहीं समझ पाऊँगी। तो आप हिंदी या इंग्लिश में लिखा करो, तो ये दो लैंग्वेज मुझको आती है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे द ट्रांसवर्स कोलोन इज द पार्ट ऑफ। अगर हम यहाँ पे अनुप्रस्थ बृहदांत्र के बारे में बात करते हैं तो यह किसका हिस्सा होती है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो। कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होना चाहिए, बताओ। मैम कितनी ऑसम हो आप। अरे भाई मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। चलो मैम आज मेरी सेकेंड क्लास है, प्रीवियस क्लास में कैसे करूं? रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं, आप उनसे यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए, वो कह रहा है कि आप उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मेरे को हिंदी में लिख के कह दो भाई कि क्या प्रश्न है। मैम माउथ के मस्कुरे कैसे फूल जाते हैं? माउथ के मस्क्यूरे कैसे फूल जाते हैं? मस्क्यूरे छाले पूछ रहे हो क्या? छाले कैसे बनते हैं? छाले के अलग अलग रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है? पहला तो होता है कि भाई आपका पेट खराब है, दूसरा पानी की कमी है, और तीसरा क्या होता है, आपको इन्फेक्शन है, माउथ इन्फेक्शन, ठीक है? या फिर इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपको बार बार बन रहा है मुहासा, इसका मतलब आपकी तासीर गर्म है। तासीर गर्म होने का मतलब होता है कि ठंडी चीज़ें खाओ, है ना, ठंडा रखो अपना पेट, मतलब छाछ पियो, दही खाओ, फ्रूट्स खाओ, उससे फिर वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुंह साफ रखना है आपको, दिन में 2 बार ब्रश कर सकते हो आप, ठीक है? या माउथ फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हो, तो नॉर्मल मिंट वाला अगर आप यहाँ पर यूज़ करना चाहो, ठीक है? चलिए, क्या कह रहे हो? ठीक है प्रियांशु, थैंक यू बेटा, सभी को थैंक यू। चलो, किसी के जूठे ग्लास में पानी पी लेने से भी होता है? हाँ मैंने सुना तो है, बट साइंटिफिक तरीके से मैं इसको नहीं कह सकती हूँ। पर साइंटिफिक तरीके से एक चीज़ कह सकती हूँ कि हो सकता है कि सामने वाले को भी कुछ इन्फेक्शन होगा, या सामने वाला जो होगा उसको भी मतलब छाले की प्रॉब्लम होगी, तो उसका जो सलाइवा है, मतलब उसका जो लार है, वो आप तक पहुँच गया, तो आपको भी वो चीज़ हो रही है। तो ऐसा इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, ठीक है? चलो, अब इसका जो सही यहाँ पर आंसर है, तो सबसे पहले कोलन की अगर हम बात करते हैं तो कोलन हमारे बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग यहाँ पर होता है। तो फटाफट से नोट करेंगे, इसका आंसर ए यहाँ पर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं छोटी आंत, गलत। छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है? पहला जो भाग होता है वो है ड्यूडेनम। पहला जो भाग होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? ड्यूडिनम के नाम से जानते हैं, ड्यूडिनम के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर ज्यूजिनम, ठीक है? दूसरा जो आता है वो है ज्यूजिनम, और सबसे लास्ट में जो आता है वो है इलियम। सबसे लास्ट में जो आता है वो है इलियम। ओके बच्चों, तो अगर आप यहाँ पे कोलन के बारे में बात करते हैं, जिसको बृहदांत्र कहा जाता है, वो बड़ी आंत का एक भाग यहाँ पर होता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है ओसिपिटल क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। ये जो प्रश्न है ये भी मैंने पीसीएस वाले बच्चों के उसमें देखा था, ठीक है, उनको भी पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा मतलब इस तरह के क्वेश्चंस उनमें आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी भी ना धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देने लगा है, तो ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो बेटा ओसिपिटल जो क्षेत्र होता है ना वह हमारी खोपड़ी का एक भाग होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि भाई आपके खोपड़ी का जो पिछला हिस्सा होता है, जो पीछे की तरह से मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करके यानी सुरक्षित करके रखता है, उसी को हम सभी ओसिपिटल क्षेत्र यहाँ पर कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ओसिपिटल क्षेत्र क्या है, खोपड़ी का पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर ओसिपिटल कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर देखते हैं, किनकी हड्डियाँ वायविक होती हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी में भी पूछा गया है। बोन्स आर न्यूमेटिक इन। अगर हम सभी यहाँ पर न्यूमेटिक के बारे में बात करते हैं, वायविक के बारे में बात करते हैं, इसका क्या मतलब है। आप सभी को पता है कि जो भी हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से खोखली होती है, ठीक है। क्यों होती हैं, ताकि वह शरीर का भार अच्छे से यहाँ पर उठा ले। पर ज़रूरत से ज़्यादा खोखली होंगी तब क्या होगा कि जो हड्डियाँ हैं उनमें बार बार फ्रैक्चर्स आने लगेंगे या फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, टूट जाएंगी। लेकिन अगर आप पक्षियों के बारे में बात करते हो, ठीक है, जो पक्षी होते हैं, जो एव्स यानी बर्ड्स होते हैं, उनकी हड्डियाँ अलग तरह की बनी हुई होती हैं। वो कैसी होती हैं, ज़्यादा पोरस होती हैं, यानी ज़्यादा छिद्र युक्त होती हैं, ताकि उनमें हवा उस चैम्बर में भरी रह सके, ताकि जब कोई भी पक्षी अपनी उड़ान भरे तो काफ़ी अच्छे से वह उड़ सके। तो अगर कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि किसकी हड्डियाँ वायविक होती हैं, किसकी यहाँ पे न्यूमेटिक होती हैं, तब आपको आंसर करना है कि जो बर्ड्स होंगे, जो पक्षी होते हैं, ठीक है, उनकी हड्डियाँ कैसी होंगी, न्यूमेटिक होंगी, वायविक होंगी, ताकि उनमें हवा भर सके और वह ऊंची उड़ान यहाँ पर लगा सके। आई बात समझ, ठीक है। कमेंट देख लूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सभी को, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ताम्र चीनी किसे यहाँ पर कवर करती है। व्हाट डज इनेमल कवर। अभी मैंने आपको बताया था कि इनेमल के बारे में। इनेमल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोरतम भाग है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था कि आपका जो दांत होता है, दांत में जो भाग दिखाई दे रहा है, अगर ई करो तो दांत का जो भाग दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, हम सभी क्राउन कहते हैं, मुकुट या किरीट के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो दांत का जो मुकुट होता है, दांत का जो क्राउन वाला भाग होता है, उसी को ही यह यहाँ पर कवर करता है। और दांतों को चमक यानी शाइन देने के साथ साथ दांतों को यह कैसे करेगा, व्हाइट कलर का रखने का काम भी यहाँ पर करता है, ठीक है। समझ आई बात, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक इंसान में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी यहाँ पर होती है, बताओ। द टोटल नंबर ऑफ द वर्टिब्री इन द ह्यूमन बीइंग। देखते कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करते हैं। 26 होगा, 30 होगा, 29 होगा, 33 होगा, कितना यहाँ पर आंसर बनेगा। चलो, और जो भी यहाँ पर गलत करेगा वो अब क्या काम करेगा, पैर ऊपर और सिर नीचे ऐसे करके पढ़ाई करेगा या फिर करेगी, ठीक है। लड़कियों को भी ऐसे नहीं जाने देंगे, सब बराबर है मेरे लिए, दोनों को यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो जल्दी से बताओ, क्या बात है, बहुत अच्छे। और आंसर क्या बनेगा, 33, ठीक है, 33। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यह कहती कि हमारे शरीर में जो हमारा मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें कितनी अस्थियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाता, 26 बोन्स, है ना, 26 हड्डियां। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कशेरुकाएं, ठीक है। अब जल्दी से मुझे कमेंट में यहाँ पे बता दो कि जो पहले नंबर की कशेरुकी होती है, जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, उसका क्या यहाँ पर नाम होता है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या नाम होता है, बताइए फटाफट से। वेरी गुड, एटिलस होता है, बहुत बढ़िया, एटिलस होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाली होती है उसे क्या कहते हैं, टेल बोन, है ना, कॉक्सल, ठीक, जो कि हमारी टेल बोन, पूंछ की हड्डी है ना, बताया था, वो सबसे लास्ट वर्टिब्री होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर होती है। चलिए बच्चों,
जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए? आपने सही निर्णय दिए हैं मैम। अच्छा ठीक है, चलो कोई तो बच्चा खुश है हमारे निर्णय से। चलिए बताइए जल्दी से। थाइज में होता है मैम, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया लगता है ना जब सही क्वेश्चन है, सही आंसर ऐसे लाइन से आ रहा हो, धड़ाधड़, बहुत मज़ा आता है। चलो फिर टीचर को ना टॉनिक पीने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसको कोई बीमारी है, कमजोरी है, किसी दिन कुछ मूड ऑफ है, इतने बढ़िया कमेंट देख के ना मन ऐसे ही खुश हो जाता है। पर मैं तो ऐसे भी खुश रहती हूँ तुम लोग को देख के। चलिए बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया। तो लिखो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही बनेगा। तो फटाफट से नोट करिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ना मैं आपको एक विशेष चीज़ के बारे में बताती हूँ। ठीक है, पता नहीं कितने बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा तो सुनो। यहाँ पर एक शब्द लिखा है रिब केस, एक शब्द लिखा है यहाँ पर रिब केस। बच्चों आप अगर बात करो तो एक शब्द आता है रिब्स और एक शब्द आता है रिब केस। क्या ये दोनों एक है या अलग अलग है? तो अगर आप पढ़ो मेरे से तो मैं आपको कहूँगी कि ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? रिब्स जो है वो आपका क्या हो गया कि 12 पेयर्स में होती हैं, यानी टोटल 24 हड्डियां, बोन्स आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। और नॉर्मल तौर पर हम इसे पसलियों के नाम से यहाँ पर जानते हैं, पसलियाँ कहते हैं, है ना, इतना आपको पता है। लेकिन अगर मैं रिब केस के बारे में बात करूं तो रिब केस क्या है? रिब केस बना हुआ है रिब से, यानी पसलियों से। ठीक है, दूसरे नंबर पर रिब केस बना हुआ है हमारे स्टर्नम यानी उपास्थि से। ठीक है, और तीसरे नंबर पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं, यानी वर्टिब्री जो हमारी पीछे की तरफ की कशेरुकी हैं लेकिन छाती के पीछे वाला हिस्सा बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इसे थोरेसिक वर्टिब्री, और हिंदी में से कहेंगे वक्षीय कशेरुकियां, कशेरुकी। इन तीनों से मिलकर के आपका रिब केस बनता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अस्थि पंजर। एक शब्द आपने सुना होगा, अस्थि पंजर। हिंदी में से क्या कह रहे हैं? इंग्लिश में रिब केस। ठीक है, तो रिब केस की अगर आप बात करो, अस्थि पंजर की अगर आप बात करो, तो यह एक पिंजड़ा सा बना रही है जिसके अंदर आपका हृदय, आपकी फेफड़े कैसे हैं? सुरक्षित हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग यहाँ पर है। ठीक है, आई बात समझ? बोन का एक पिंजड़ा सा, हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। इन जोड़ों में से कौन सा एक काज संधि है या हिंज ज्वाइंट है? और काज संधि को ही हम सभी क्या कहते हैं? कब्जा संधि के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बताना है कि कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट या काज संधि कहाँ पर पाई जाती हैं? हिप्स यानी कि आपका जो कुल्हा है वहाँ पर, एल्बो कुहनी में, कंधा में, या फिर रिस्ट यानी कलाई में, कहाँ पर यह पाई जाती हैं? कल ही समझाया है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैम नोट्स बनाता हूँ तो रीड करने का लाइव का टाइम नहीं मिल पाता है, मैम थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। प्रियांशु बेटा मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, ठीक है, जो भी इस तरह के बच्चे हैं उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप ना लाइव क्लास करो। ठीक है, आप नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब आप नोट्स बनाते हो। लेकिन बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं 2 या 3 दिन लेकर के कोई चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर भी आपको एक एक क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करूँगी तो फिर दिक्कत होगी। ये क्या है? ये शॉर्ट में आपको समझाया जा रहा है। या फिर ऐसा हो कि मैं आपको थ्योरी ना पढ़ाऊँ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाऊँ और क्वेश्चन पढ़ा के फिर मैं एक एक चीज़ों का एक्सप्लेन करूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर तो कभी कोर्स ख़त्म होगा ही नहीं।
दूसरा, आपको मैंने कल भी कहा था आप सभी बच्चों को, बेटा थोड़ा बहुत तो अपनी समझदारी से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा कि जब मैं आपको लाइव क्लास ले रही हूँ तब अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो साथ के साथ नोट्स बना लो, अगर आप नहीं बना पाते हो तो बाद में बनाओ, उस टाइम पे चीज़ों को समझो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी आपको एक एक फिर पूरी थ्योरी एक एक क्वेश्चन में समझाऊंगी तो फिर मेरा थ्योरी पढ़ाने का क्या मतलब हुआ कि मैं 2-2 3-3 घंटे मतलब दिन 1.5-1.5 घंटे की क्लास ले रही हूँ, यानी 3-3 4-4 घंटे एक चैप्टर को देकर के पढ़ा रही हूँ, तो फिर तो वो तो व्यर्थ चला गया, है ना। तो ऐसे नहीं होता। देखो, अगर कोई नया क्वेश्चन है तो वो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अगर वह मैं आपको एक बिल्कुल थ्योरी एकदम पढ़ा चुकी हूँ फिर यहाँ पर भी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो टाइम पास करने वाली बात है कि, और अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है तो वो आपका टाइम खराब कर रहा है, टाइम पास कर रहा है वो आपके साथ भी, कि फालतू में पढ़ा रहे हैं, घंटे पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ाते हैं भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या बनेगा, तो आंसर करना एल्बो यानी कि कोहनी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर आप हिंज जॉइंट के बारे में, काज संधि के बारे में बात करो तो और कहाँ पर पाया जाता है, जो हमारा नी है यानी कि जो हमारा घुटना है वहाँ पर भी यह पाया जाता है। तो जहाँ पर 1 डायमेंशन मूव होता है इस तरीके से, तो आपकी कोहनी हो गई, आपका घुटना हो गया, वहाँ पर आपको हिंज जॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भी मैंने आप लोगों को अभी समझाया था। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए और क्वेश्चंस कर दीजिए। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है स्नेहा, ओके मानसी, ओके, चलो अब जल्दी से बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है, और अगेन जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, इनेमल। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ताम्र चीनी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा फिर से सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किसमें मौजूद होती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को परसों और कल की क्लास में भी बताया था, कोई भी बच्चा यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करेगा। अब बेटे बहुत सारी मार्केट में पुस्तक है, दूसरे जो टीचर हैं वो क्या कहेंगे कि शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो हमारे जबड़े की होती है। नो, नहीं, नेवर, कभी नहीं। अगर कोई ऐसा बोले ना, मेरी वीडियो दिखा देना, ठीक है। और कोई टीचर अगर कुछ कहे तो उनको मेरे पास ले आना, मेरा नंबर दे देना उनको, ठीक है। मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान रखो, सबसे मजबूत हड्डी हमेशा जांघ की ही होती है, ठीक है। अब आप सभी बच्चों की भी गलती नहीं है, टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, जबड़ा, क्योंकि एक बार किताब में मिसप्रिंट हो गया और जो बायोलॉजी पढ़ा भी नहीं वो पढ़ाने लगे तो फिर वो गड़बड़ पढ़ा देते हैं कई बार, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सबसे मजबूत हड्डी जांघ की ही होती है, क्योंकि एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखाती हूं जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों को दिखाना। काफी लोग इसका विरोध करेंगे लेकिन बेटा यही सही है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताती हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको समझाती हूँ। एक बार रुको, एक प्रश्न था, सबसे लास्ट था शायद, ये देखो, सबसे शरीर में मजबूत मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है। इसका अगर ऐसे यहाँ पर आंसर करेंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जबड़ा। तब आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जबड़ा, ठीक है, जबड़ा। तो फटाफट से इसको यहाँ पे नोट आप करेंगे। इसके अलावा जो आपके हिप्स होते हैं, हिप्स में जो यहाँ पर पाई जाती हैं मांसपेशियां, वो भी काफी मजबूत होती हैं, लेकिन यहाँ पे हिप्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पर नितंब या कुल्हा नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वह क्या है, जॉ यहाँ पर सही आंसर होगा, जबड़ा यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो आंसर बनेगा वो साफ तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जांघ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में सामान्य रूप से कितने मोलर, कितने चवर्णक दांत यहाँ पर होते हैं। 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, कितने चवर्णक दांत यहाँ पर होते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली है 6 मोलर, 8 मोलर्स, 10 मोलर्स या 12 मोलर्स। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 12 मोलर होते हैं, यानी 12
चवर्णक होते हैं अगर आप किसी वयस्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही बनेगा। आप लोगों को मैंने डेंटल फॉर्मूला बताया है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को कैसे डेंटल फॉर्मूला से दांतों की संख्या गिनते हैं ये भी पढ़ाया है, और मैंने ये भी कहा था कि जिन बच्चों को डेंटल फॉर्मूला निकालना नहीं आएगा वो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो एक वयस्क मानव में 12 चवर्णक दांत होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे कि द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू द बोन, कल ही मैंने पढ़ाया था। एक संयोजी ऊतक बताना है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है, जो क्या काम कर रही है यहाँ पर कि मसल्स को बोन से जोड़ने का काम यहाँ पर कर रही है, और उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पहला है कार्टिलेज उपास्थि, दूसरा है लिगामेंट, तीसरा है यहाँ पर टेंडोन, और फिर है यहाँ पे अंतःस्रावी या अंतराली द्रव्य। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही बनना चाहिए। देखते कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करके बताते हैं। बताओ जल्दी से यहाँ पे बताओ कौन सा आंसर सही बनेगा। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट अ मसल टू ए बोन, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा। और आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या बनेगा, टेंडोन। आंसर क्या बनेगा, टेंडोन। हिंदी में इसे कंडरा कहा जाता है ना, और लिगामेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्नायु, स्नायु कहा जाता है, ठीक है। और लिगामेंट की अगर आप बात करो तो ये क्या करेगा, बोन से बोन को जोड़ेगा, और टेंडोन क्या करेगा, यहाँ पे मसल्स को बोन से जोड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, ठीक है, कमेंट, बहुत बढ़िया। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर करो। पिगमेंट कहाँ लिखा है बेटा, लिगामेंट लिखना है, पिगमेंट नहीं लिखना है। मैम कमेंट नहीं जा रहे हैं, सपना सबके कमेंट आ रहे हैं, परेशान मत हो। अब चलो जल्दी से इसका आंसर करो। तो मनुष्यों के अगर दांतों के बारे में हम बात करें तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं। और जल्दी से दांतों का जो नाम है वो मुझे यहाँ पर लिख करके बताओ फटाफट से, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे होने चाहिए। पहला जो होता है वो है इंसिसर्स, दूसरा होता है उसे हम कहते हैं कैनायंस, तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है प्रीमोलर्स, और चौथे नंबर पर आता है यहाँ पर मोलर्स, ठीक है। तो इंसिसर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसे हम कहते हैं कृंतक, फिर आता है रदनक, फिर आता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, फिर आता है चवर्णक, ठीक है। चलो सभी को पता है ये, ठीक है। तो 4 प्रकार के दांत यहाँ पर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। हमारी हड्डियां दांत हैं, तो क्या कह रहा है कि अवर बोन्स आर टीथ। अब मैं आपको लेकिन बता दूं कि दांतों को हम कंकाल तंत्र की हड्डियों में नहीं गिनते, लेकिन जनरली बोल दिया जाता है कि हमारी जो दांत हैं वो भी हड्डियां ही हैं, ऐसा बोल दिया जाता है। और कहा जा रहा है कि यह आम तौर पर किससे बने हुए होते हैं। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे दांत हैं वह किससे बने हुए हैं, किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए कि जो हमारे दांत हैं वह आम तौर पर किससे बने हुए होते हैं। चलो जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, बताओ। कैल्शियम से बना है मैम, हाँ पूरा नाम बताइए इसका, कैल्शियम फॉस्फेट, पर पूरा नाम क्या है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, वेरी गुड। तो फटाफट से नोट करो आंसर क्या बना यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही बना, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से ही हमारा दांत यहाँ पर बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथियां मुख्य रूप से क्या कार्य करती हैं। ये नया प्रश्न है, ठीक है, ये नया प्रश्न है, पर आ गया है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है बेटा, ठीक है, तो पर इसको सुन लो, अगर आ गया है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर हम श्वेत ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं, स्वेट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं,
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे ग्रंथियां हैं जो कि पसीना निकाल रही हैं, जो स्वेट निकाल रही हैं, पसीना यहाँ पर निकाल रही हैं। अब आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपको गर्मी लगती है तब पसीना निकलता है, और पसीना जब निकलेगा, हल्की सी भी हवा लगेगी तो बड़ा ठंडक सा महसूस होता है। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं पसीना निकल रहा है, तो यह आपके आंतरिक तापमान को, यानी जो आपका इंटरनल टेम्परेचर है या जो भी टेम्परेचर है, आपका तापमान है, उसको नियंत्रित कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे कहीं पे टेम्परेचर शब्द नहीं दिया, लेकिन एक नए शब्द के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक नया शब्द यहाँ पर लिखा है थर्मो रेगुलेशन, तो इसका क्या मतलब है? थर्मो रेगुलेशन का क्या यहाँ पर मतलब है? तो देखो, इसको भी हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन, देखिए थर्मो, 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 थर्मस, आप सभी ने सुना है थर्मस। ठीक है, तो थर्मो का मतलब होता है तापमान, टेम्परेचर, और रेगुलेशन, तो हम कहते हैं ना रेगुलेशन, रेगुलेट करो, नियंत्रित करो, कंट्रोल करो। तो रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रण या रेगुलेट करना, तो तापमान को नियंत्रित करना। ठीक है, तो यही क्या हो गया, थर्मो रेगुलेशन। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताओ कि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनको पसीना आता है, और ये पसीना कहाँ से निकलते हैं? कुछ ग्रंथियों से निकलते हैं, जिनको स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पे कहा जाता है। और ये इनका काम क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन का काम इनका यहाँ पर होता है। और आपको जान के मैं मतलब हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा पसीने की ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपको क्या आंसर करना है कि जो हमारी हथेलियाँ होती हैं, जो हमारी हथेलियाँ होती हैं, यानी जो हमारे पाल्म होते हैं, उनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा पसीने की ग्रंथि होती है। आपने देखा है किसी से हाथ मिलाने गए, पसीना पोंछ रहे हो, जो बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले क्या करते हैं, हाथों को अच्छे से साफ करते हैं, फिर बॉलिंग करते हैं कि कहीं बॉल गलत तरीके से ना फिसल जाए। ठीक है, इसके अलावा कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, तो आपने देखा है कि हाथों में पाउडर या रेत, बालू वगैरह लगाई जाती है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जो सबसे ज़्यादा पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? हमारी हथेलियों में होती हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को? ओके, हीट को रेगुलेट कर रहे हैं, हाँ बोल सकते हो, हीट को भी कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखो तो ये है आपका थर्मो रेगुलेशन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। हमारे शरीर का जो वजन है वह ज़्यादातर किससे बनता है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो। हमारे शरीर का जो ज़्यादातर वजन है वह किससे यहाँ पर बनता है? हमारी हड्डियों से, हमारे शरीर के अंगों से, त्वचा के भाग से, या फिर पानी से बनता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा? तो कमेंट देखो मैं फटाफट से। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आंसर की हम बात करें तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं हड्डियाँ, नहीं, हड्डियाँ दूसरे नंबर पर है। अगर आप यहाँ पर देखो तो फ्रॉम वाटर, पानी की अगर आप बात करो तो हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है, 72 के आसपास। तो 65 से लेकर के 72% तक अगर आप देखो तो पानी हमारे शरीर में है। ठीक है, तो कहते नहीं जल ही जीवन है। ठीक, तो उसका भार भी यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए आंसर हो गया डी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब हम दूसरे नंबर पर किसे टिक कर सकते थे? हड्डियों को, है ना। पर पानी यहाँ पे दिया है तो पहली जो प्रायोरिटी होगी, पहली जो प्राथमिकता होगी वो पानी को दी जाएगी। अगर आपके ऑप्शन में पानी नहीं है तब आप सभी हड्डियों को प्राथमिकता देंगे। आ रही बात समझ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पानी यहाँ पर होता है? और अभी तुरंत ही मैंने यहाँ पर बताया था, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर आप लोगों का सही होना चाहिए? 72% अभी बताया था, तो अबाउ 70%। ठीक है, आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? अब ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बच्चा है वो कितना यहाँ पर करेक्ट करता है। चलो, पहला है यहाँ पर 10%,
फिर है यहाँ पर 30%, फिर है यहाँ पे 65%, फिर है यहाँ पर 75%। चलो, गलत बता रहे हो गलत बता रहे हो, कोई बात नहीं, होता है। जब मैं भी पढ़ती थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी, कोई बात नहीं बेटा। इसका आंसर है 65%। अब आप कहोगे हो मैम ऐसे कैसे, सुनो, मैंने कहा 65 से लेकर के 72% है ना। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर, अबव 70%, 65, 70 से ज्यादा, ठीक है ना, 65, 70, 72। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो लिखा है 75, 72 से बहुत ज्यादा है, जबकि हमारा क्या होना चाहिए 65 से 72%। और इसीलिए आंसर क्या बना हमारा, सी ऑप्शन यहां पर सही बना। आ रही बात समझ? कई बार ऐसा होता है कि चीजें आती हैं फिर भी हम लोग गलत कर देते हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस नहीं करते, ठीक है। आ रही बात समझ सभी को? चलो ओके। अब नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा यहाँ पर है? ये लॉरिन हो गया है, ये आयोडीन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, लिखो यहाँ पर क्या यहाँ पर होगा। तो लिखना है आप सभी को आयोडीन, ऑक्सीजन, सोडियम, आयरन। क्या आंसर बनेगा? और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन। मजा आ रहा है? गलत हो रहा है ना, जब गलत करते हैं बच्चे। ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट है, जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, वो है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? अब आप कहोगे मैम ऑक्सीजन, पर यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, अब किसके ऊपर टिक लगाओगे? तो पहले तो यहाँ पर देखा कि भाई ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया उसमें ऑप्शन में ऑक्सीजन है ही नहीं। अब क्या करेंगे? आयरन, सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, क्या यहाँ पर सही आंसर बनेगा? चलो देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो। मजा आ रहा है मैम? बहुत, चलो बढ़िया है। पढ़ने वाला प्यार होता है ना, मतलब पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, वो सबसे बेस्ट चीज होती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा? और आंसर क्या होगा? कैल्शियम, है ना, क्योंकि हड्डियां भी तो हैं भाई। चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पर? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण, क्या पूछ रहा है? लवण मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है? पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर है कैल्शियम फॉस्फेट और फिर है कैल्शियम क्लोराइड। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा? तो मानव हड्डियों की अगर हम बात करें तो कैल्शियम और फॉस्फेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो सी ऑप्शन है वह यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा। तो फटाफट से नोट करिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव शरीर की पैर की हड्डियां कैसी हैं? होलो हैं, पोरस यानी छिद्र युक्त हैं, सॉलिड हैं, ठोस हैं, या फिर रिवेट हैं? तो ये सब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह क्या, कि जो पैर की हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं ताकि वह शरीर का भार यहाँ पर उठा सके। जरूरत से ज्यादा खोखला नहीं कर देना है, खोखले का मतलब जो और दूसरी हड्डियां हैं उनसे यह खोखली यहाँ पर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज्यादा नहीं, एक बार पूछा है, तो ये भी मैंने यहाँ पे ला दिया है कि व्हाट इज द आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी? आर्थ्रोप्लास्टी का क्या मतलब है? तो आर्थ्रो किससे जुड़ा हुआ है? आर्थ्रो जुड़ा हुआ है ज्वाइंट से। आर्थ्रो मैंने पढ़ाया था ना, ऑर्थोलॉजी, तो उसका मतलब होता है जब हम ज्वाइंट का अध्ययन कर रहे हैं कि दो हड्डियां आपस में जुड़ी, उनका जो ज्वाइंट है उनका अध्ययन कर रहे हैं।
तो आर्थोप्लास्टी में आप क्या देखोगे कि ज्वाइंट का कुछ है, तो ज्वाइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब हिप ज्वाइंट के बारे में बात होती है, यानी कुल्हे की जो हड्डियां हैं उनके ज्वाइंट में कुछ दिक्कत हो गई और उनकी फिर सर्जरी हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट या हिप संयुक्त प्रतिस्थापना उनको यहाँ पर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर लोचदार ऊतकों द्वारा हड्डियों को एक स्थान में रखा जाता है। अब ये जो प्रश्न है ये आपने पढ़ा है पर आपका दिमाग चकरा जाएगा इसको पढ़ के, पर क्वेश्चन क्या है ये बेटा, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तो द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, यानी हड्डियों को एक साथ रखना है, यानी एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, इनको एक साथ रखना है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा होता है, लिगामेंट होता है, या फिर फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, फिब्रिन होते हैं, मांसपेशी के ऊतक होते हैं, क्या होते हैं। और हम सभी को यह बात पता है कि अगर हम सभी लिगामेंट के बारे में बात करें तो लिगामेंट ही हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, हड्डियों को एक साथ रखने का काम लिगामेंट ही करता है। और लिगामेंट को ही हिंदी में अभी बताया था ना, स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, स्नायु कहते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है, स्नायु कहते हैं, ठीक बता रहे हो। नेक्स्ट, दांतों पर बनी पट्टिकाएं किसके द्वारा बनी हुई होती हैं, ये एक्स्ट्रा प्रश्न है अब, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी करवा रही हूँ। पट्टिकाएं किसकी बनी हुई होती हैं। अब ये जो पट्टिकाएं लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पर प्लेसेस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। आपने देखा है कि कई बार दांतों में पत्थर सा जम जाता है। अगर आप अपने दांत को देखो, खास तौर से जो निचला दांत होता है उसमें पीछे की तरफ देखना, सॉलिड पीले रंग का कुछ पत्थर सा जम जाता है, ठीक है। अगर कम है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाओ और तुरंत उसे निकलवाओ, या फिर कुछ उनसे टूथपेस्ट के बारे में जानकारी लो, टूथब्रश के बारे में, या माउथ हाइजीन यानी मुंह को कैसे साफ रखना है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। ये क्यों होता है, तो 2-3 रीज़न है। पहली चीज़ यह है कि जब हार्ड वाटर यानी कि कठोर पानी वाली जगह में आप रहते हो, तो आप सभी को पता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली नोएडा में जब रहते हैं तो यहाँ पर का जो पानी है वो काफ़ी हार्ड वाटर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बाल का झड़ना, ठीक है, दांतों का पीला पड़ना, ये सामान्य बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि आपने खाना खाया, खूब मसालेदार, खूब टेस्टी, खूब बढ़िया खाना आप खा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसको पचाने की हिम्मत भी रखो और मुंह को साफ रखो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने क्या किया, खाना वाना खाया, ब्रश किया नहीं आपने, कभी कभी आलस कर देते हो, ऐसा नहीं करना, रोज रोज ब्रश करना है, रोज दांत साफ करने हैं आपको। फिर मुंह बंद, सो गए। अब जैसे मान लो कि आपने पार्टी की, मान लो ऐसा, ठीक है, अब आपने खाना खाया, आप सो गए, और जब आप सुबह उठोगे ना तो आपको हल्की सी स्मेल, हल्की सी बदबू अपने मुंह में लगेगी, जो कि नॉर्मल है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो खाद्य कण हैं आपके, जो फूड पार्टिकल्स हैं, वह आपके दांतों में फंस गए। जब आपके दांतों में वह फंस गए तो जो आपका सलाइवा है, जो आपका लार है, वो वहाँ पर उस खाने के पास पहुँचा, थोड़ा सा पचा रहा है, थोड़ा सा नहीं पचा रहा है, आपका मुंह इतनी देर से बंद है, तो उसकी वजह से बहुत सारी बैक्टीरिया वहाँ पर उग जाती हैं। और जब इस तरह से बैक्टीरिया उग गई, वहाँ पर बैक्टीरिया हैं वहाँ पर, तो वो आपके दांत सड़ाएंगी, मसूड़े को सड़ाएंगी और पूरे मुंह को एसिडिक कर देती है, मतलब अम्लीय वातावरण बना देती है, जिसकी वजह से आप क्या देखोगे कि इस तरह के दांत में पत्थर जमना, दांतों में सड़न होना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आप खाद्य कण देख लिए, फूड पार्टिकल्स देख लिए, सलाइवा उसमें काम कर रहा है, लार, इसके अलावा पूरे मुंह में माउथ आपका कैसा हो गया, एसिडिक हो गया है, बैक्टीरिया वहाँ पर काम कर रही हैं। तो उस हिसाब से आप देखो तो इस तरह की दिक्कत का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। तो आंसर क्या बना इसका, डी ऑप्शन यहाँ पर सही बना। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर नाखूनों को काटते समय कोई भी दर्द महसूस नहीं होता और ऐसा क्यों होता है। चलिए बच्चों जल्दी से इसका आंसर करिए। तो मिर्च मसाला, नॉनवेज वगैरह, कौन गया मेरा तुम्हारे कमेंट देखने के चक्कर में, चलो बज गया बाल बाल। चलिए डाइजेशन की वजह से भी ऐसा होता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। फोन आज मेरा टूट ही जाता। चलो
आदि मानव तो ब्रश नहीं करता था मैम, उसका भी होता था क्या? हाँ बिल्कुल, और क्या। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ पीछे से थोड़ा सा गया पर आगे से ठीक है, चल जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बच गया बच गया। चलो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ज्योति, अभी मैं मसल्स पढ़ाऊंगी आपको बेटा, अभी रुक जाओ, ठीक है, 1-2 दिन रुक जाओ फिर बताऊंगी। हैप्पी बर्थडे हो गया मैम? हाँ लग तो यही रहा है, बाकी रियल वाला तो कब आता है? नवंबर में आता है, ठीक है। चलो मेरी दादी कभी ब्रश नहीं की लेकिन फिर भी वाइट हैं उनके दांत। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, दातुन तो करते होंगे, नीम के दातुन वो तो सबसे बेस्ट होते हैं ना। फिर चले ओके, चलो बच्चों अब हो गया, चलो बहुत हंसी मजाक हो गया, तुम लोग मजाक मत बनाओ मेरा, पढ़ाई करो। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। कवर नहीं लगा था क्या मैम? हाँ सब ठीक है बेटा, ठीक है, अभी चल जाएगा मेरा फोन। चलो अब जल्दी से बताओ यहाँ पर। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नाखूनों को काटते समय कोई दर्द महसूस क्यों नहीं होता है? पहला है यहाँ पर, मैडम की जान जाते जाते, अरे भाई ऐसे मत बोलो। चलो अब बताओ कि नाखून मृत कोशिकाओं की सामग्री से बने होते हैं जिनमें कोई रक्त परिसंचरण नहीं होता। नाखून शरीर का एक बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि नाखूनों की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो आपके नाखून होते हैं वह डेड सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। नाखून के सबसे निचले हिस्से में देखोगे तो वहां तक आपको ब्लड सप्लाई दिखाई देगा, यानी कि रक्त परिसंचरण वहां तक होता है, लेकिन ऊपर जब नाखून आने लगता है तो वहां पर डेड है बिल्कुल, और वहां पे कोई भी रक्त नहीं पहुंच रहा। तो इसीलिए जब आप नाखून काटते हो तो कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। कमेंट पढ़ने के चक्कर में फोन चला जाता, चला ही गया, चलो ठीक है ओके। मैम यह फोन सरप्राइज में मिला था क्या? नहीं बेटा नहीं, अपने मेहनत की कमाई का है। चलो अब जल्दी से बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर फॉर फॉर्म द बोन्स एंड टीथ। यहाँ पे यह कह रहा है कि अगर हम हड्डियों के बारे में बात करते हैं, ठीक, या फिर दांतों के बारे में अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता यहाँ पर होती है? चलो तो हड्डी और दांत जो हैं वह किसके यहाँ पर बने हुए होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के, आयरन और कैल्शियम के, सोडियम और कैल्शियम के, कैल्शियम और फॉस्फेट के। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा? और बहुत अच्छा आंसर आप सभी बता रहे हैं। सबसे पहले तो कैल्शियम की जरूरत है और साथ में फॉस्फोरस की यहाँ पर जरूरत होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि हड्डियों और दांतों को कैल्शियम की जरूरत होती है क्या? तो आंसर करना कि हाँ बिल्कुल होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि बचपन में जब मम्मी दूध पिलाती थी पकड़ पकड़ के कान, तो क्या कहती थी? पियो, इसमें कैल्शियम है, इससे हड्डी मजबूत होगी। अगर इतना नहीं पता फिर भी मम्मी कहती थी कि भाई दूध पियो, हड्डी मजबूत होगी, है ना। तो कैल्शियम तो चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉस्फोरस। हाँ बिल्कुल ठीक है, फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन की भी एक जरूरत है, उचित होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्लोरीन कम है तो दिक्कत, ज़्यादा है तो दिक्कत। अगर कम है तो दांत आपके कैसे हो जाएंगे? टूटने शुरू हो जाएंगे, जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। अगर ज़्यादा हो गया तो दांतों में पीलापन आ जाएगा, फिर भी आपके दांत टूटने लगेंगे, हिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये भी दिक्कत है, लेकिन चाहिए तो फिर भी। पर आयोडीन का दूर दूर से कोई संबंध हमारे दांतों और हड्डियों से नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया यहाँ पर? आयोडीन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या क्या यहाँ पर होती है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 14 होती है, 20 होती है, 28 होती है, कितनी यहाँ पर होती है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनना चाहिए?
अब आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या बनेगा 20। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम मिल्क टीथ के बारे में बात करते हैं, दूध के दांत के बारे में बात करते हैं, तो दूध के दांत कितने होते हैं 20, है ना। जब वो टूटते हैं तब हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं, यानी कि जो हमारे अब स्थायी दांत होंगे वो आते हैं। तो 20 दांत जो हैं वो आपके पहले टूटेंगे भाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है? इनमें से कौन सा हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है? पहला है हड्डी, दूसरा है ताम्रचीनी, फिर है यहाँ पे डेंटिन, फिर है सीमेंटम। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा? और हमें यह पता है कि हमारे शरीर का जो सबसे मजबूत हिस्सा है वह क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो फटाफट से नोट करिएगा कि जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, तो पहले हिंदी में दिखा देती हूँ, फिर इंग्लिश में इसको शो करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन और घुटने की टोपी यानी कि कटोरी, और फिर है कंधे की ब्लेड, और फिर सामने हड्डी दी गई है, उनको यहाँ पर मिलाना है। चलो बच्चों जल्दी से मिलाओ इसे फटाफट से। इंग्लिश में भी दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये लो। अब चलो बताओ। तो हम सभी को यह बात तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम ब्रेस्ट बोन के बारे में बात करते हैं, अगर हम सभी ब्रेस्ट बोन के बारे में बात करें तो इसे वक्ष की हड्डी कहा जाता है, चेस्ट बोन कहा जाता है, टाई बोन कहा जाता है और स्टर्नम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप ब्रेस्ट बोन के बारे में बात करें तो इसका साफ मतलब है कि किसके बारे में बात हो रही है, स्टर्नम के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ए का कौन सा है, फोर्थ, ठीक। कॉलर बोन की अगर हम बात करें तो कॉलर बोन को ब्यूटी बोन भी कहते हैं और इसी को हम सभी क्लाविकल के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो बी की अगर हम बात करें तो ये हो गया पहला। घुटने की हड्डी जो होती है जिसको हम नी कैप यहाँ पर कह रहे हैं वो कहलाती है पटेला, यानी कि सी की अगर हम बात करें तो सेकेंड। और शोल्डर ब्लेड, शोल्डर मतलब पीछे की तरफ जो आपका कंधा है उसको बनाने का काम कौन यहाँ पे करता है, स्कैपुला करता है। और इसका साफ मतलब है कि डी का क्या मतलब हो गया 3, है ना। तो 4 1 2 3 कहाँ पे लिखा है भाई, 4 1 2 3 ये लिखा है, और इसीलिए जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो आपका क्या हो गया यहाँ पर कि जो ब्रेस्ट बोन है वो हो गया स्टर्नम, फिर हो गया यहाँ पर कॉलर बोन। कॉलर बोन को हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पर, हंसली भी कह देते हैं कई बार। फिर घुटने की हड्डी आपकी हो गई पटेला और फिर कंधे की हो गई स्कैपुला, ठीक है। ओके बच्चों, बात समझ आई? कर लो नोट फटाफट से। एक सेकेंड रुको, मैंने क्या कहा इसमें 4, अच्छा सॉरी ये बनेगा डी बनेगा 4 1 2 3 4 1 2 3, सॉरी मेरी मिस्टेक है, इसको ठीक करो। डी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा, ठीक है। चलो हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही बनेगा, ठीक है। ओके, सभी को समझ आया? कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? ओके मैम, आज बहुत मज़ा आया, ठीक है। चलो अच्छा बच्चों, हाँ डी ऑप्शन होगा बेटा, मैंने उसको सी कर दिया था, डी ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ पे बताया मैंने 4 1 2 3, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होगी यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे अभी भी, और ऑफलाइन मतलब जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद, और इसके साथ ही रेटिंग भी कर दिया करो, है ना। वहाँ पे रेटिंग का भी एक सिस्टम है, पहले मुझे नहीं पता था, तो उसे कर दिया करो, ठीक है। चलो तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। इसकी जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसको पढ़ लेना अच्छे से, और फिर कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।